हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है। कल जो हमने देखा था वो था सीटेट 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है 2021 सीटेट 2021 का क्वेश्चन पेपर है। बिकॉज 2020 में तो सीटेट हुई नहीं थी कोरोना की वजह से, तो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस के क्वेश्चन वही 61 से 90 तक इसमें साइंस के क्वेश्चन है। और इसको स्टार्ट करने से पहले कि आई होप कि वो जो मैंने पिछला पेपर करवाया है सीटेट का वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मैंने उसको क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि आपको क्या क्या टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि जब आप इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद को भी साथ में आइडिया लगता जाएगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना। तो उन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से हमें रेडी करना ही है। और जो एक मानव तंत्र वाला जो टॉपिक था उसके अंदर भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे, तो वो मानव तंत्र की सीरीज़ मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे करवा रखी है, तो आप वहाँ से अपने टॉपिक्स को अच्छे से रेडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक धातुओं के सक्रियता क्रम से लेके भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो वो मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेकेंड पेपर। और सेकेंड पेपर में स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है। यहाँ पर दो साइड कॉलम दिए हुए हैं। एक साइड में अस्थि, उपास्थि, पेशी, पसली, पिंजर यानी कंकाल तंत्र के भागों के नाम लिखे हुए हैं और एक साइड में उनके कार्य लिखे हुए हैं या उनसे रिलेटेड कोई कथन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें पहचानना है कि कौन सा कथन किससे मैच कर रहा है। हम देखते हैं तो सबसे ए पे देखते हैं, तो ए पे लिखा है कि सिकुड़ कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है, कि हमें कंकाल तंत्र के भाग में उसको पहचानना है जो शरीर में इजीली सिकुड़ भी जाती है और शिथिल होकर शरीर को गति की सहायता देती है। तो हमारे शरीर के अंदर हम जो मूवमेंट कर पा रहे हैं, हमारे जितने भी अंग हैं वो इजीली मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, तो मसल्स या पेशी की वजह से कर पाते हैं। तो देखिएगा इसका जो ऑप्शन इससे जो मैच कर रहा है वो है पेशी। अब पेशी किस तरफ लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। देखिए जो ये है कि सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है, तो उसके लिए राइट होगा पेशी। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है पेशी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। अब यहाँ पे जो कठोर संरचना है जो कंकाल बना रही है, तो उसके लिए कौन सा राइट हो सकता है। फर्स्ट पे लिखा है उपास्थि, तो उपास्थि तो कठोर संरचना नहीं बनाती है। कंकाल फिर है थर्ड नंबर पे पसली पिंजर, तो हाँ जो कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है वो कहलाती है पसली पिंजर। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड का क्या होगा, पसली पिंजर। फर्स्ट का तो था पेशी और सेकंड का क्या होगा, पसली पिंजर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। कंकाल का वे कौन सा भाग है जिसे आप इजीली मोड़ सकते हो, झुका सकते हो। देखो जैसे हमारे कान के अंदर होती है एक हड्डी जिससे कहते हैं स्टिपीज, है ना, वो उपास्थि है, वो अस्थि नहीं है, वो क्या है, उपास्थि। उपास्थि क्या होती है, छोटी छोटी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है उपास्थि, जिसे कहते हैं कार्टिलेज, है ना। और उपास्थि को आप इजीली मूवमेंट करवा सकते हो, इजीली उसको मोड़ सकते हो। जैसे हम कान को इस तरह से मोड़ कर देख सकते हैं। आप हमारे नाक के यहाँ की जो उपास्थि, इससे भी आप नाक की इसको क्या कर सकते हो, इजीली हिला सकते हो। ठीक है, तो छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़ों से मिलकर बनी वो होती है उपास्थि, जिसे कहते हैं कार्टिलेज, जिसे आप मूवमेंट करवा सकते हो, जबकि आप हड्डी को मूवमेंट नहीं करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कंकाल का वे भाग जिसे झुकाया जा सकता है, इसका राइट होगा उपास्थि यानी कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट है वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। तो यहाँ तो फिर अब लास्ट जो बच गया है वो है हमारा वक्ष की अस्थि जो मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है वो होता है पसली पिंजर। सॉरी, एक गलत हो गया कि कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है उसका तो होगा। इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं एक बार। सबसे पहला है सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है, वो तो होती है पेशी। वो क्या होती है, पेशी। ठीक है, और कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है वो होती है अस्थि। ठीक है, कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है वो होती है उपास्थि, और वक्ष की अस्थि जो मेरुदंडों को जोड़कर वक्ष की रचना करती है, बक्से की रचना करती है, वो कहलाती है पसली पिंजर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा कि राइट आंसर कहाँ पे मिलेगा हमारा। तो ए के लिए तो 2, ए के लिए 2 आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ए के लिए 1 दे रखा है, तो ये हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर 2 में ए के लिए 2 दे रखा है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 में ए के लिए 3 दे रखा है, तो ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 4 में ए के लिए 4 दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो
हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को ही देखना है, ठीक है। तो ए के लिए 2 हो गया है, बी के लिए क्या है 4 है, बी के लिए 4 है, सी के लिए क्या दिया हुआ है, सी के लिए 1 दिया हुआ है, सी के लिए 1 है, और डी के लिए क्या दिया हुआ है, डी के लिए 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रकार का देखिए, मैंने जो पिछला पेपर कराया था उसमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मानव तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन मिले थे, और यहाँ पर भी ये पहला क्वेश्चन जो है वो मानव तंत्र से रिलेटेड ही है, ये कंकाल तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको तंत्र वाला टॉपिक तो बहुत अच्छे से रेडी करके जाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। मतलब यहाँ 4 ऑप्शन में अलग अलग ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको उस ग्रंथि की पहचान करनी है जो 1 से अधिक हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, जिसे करो या मरो ग्रंथि भी कहती है, ठीक है। तो जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो तो सिर्फ 2 ही हार्मोन रिलीज करती है, और वो 2 हार्मोन कौन कौन से रिलीज करती है वो जब मैं मेरे YouTube चैनल पे अंतःस्रावी तंत्र पढ़ाऊंगी तो उस समय इन सारी ग्रंथियों के द्वारा रिलीज किए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में बहुत अच्छी डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। तो वो आप वहां जाके जरूर देखिएगा। तो एड्रिनल ग्रंथि जो है वो 2 ही हार्मोन रिलीज करती है। पीयूष ग्रंथि नेक्स्ट ऑप्शन है सेकंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है वो 2 से अधिक हार्मोन रिलीज करती है। पीयूष ग्रंथि टोटल 9 हार्मोन रिलीज करती है। कितने? 9, यानी 9 हार्मोन रिलीज करती है। थर्ड ऑप्शन है अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा भी 2 ही हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के द्वारा भी 2 ही हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। और हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 2 से अधिक हार्मोन रिलीज करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 9 हार्मोन रिलीज करती है। अब ये 9 हार्मोन कौन कौन से रिलीज करती है वो हम ग्रंथियों वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर हमें सही कथन की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है सभी धातुएं ठोस होती हैं। तो यहाँ पर हमें सही कथन की पहचान करनी है। तो फर्स्ट पे दिया हुआ है कि सभी धातुएं ठोस होती है, तो ऐसा नहीं है। लगभग सभी धातुएं ठोस होती है, बट कुछ धातुएं अपवाद हैं जो मुलायम भी होती हैं। जैसे हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, तो वो ठोस नहीं है, वो मुलायम है। कुछ धातुएं जो है वो द्रव अवस्था में भी मिल सकती है, गैस अवस्था में भी मिल सकती है। सभी धातुएं ठोस अवस्था में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कथन तो क्या हो गया, पूर्णतः गलत हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि क्या सभी धातुएं कठोर होती है। तो जी, सभी धातुएं कठोर नहीं होती है। बात करें अगर हम सोडियम की, तो सोडियम सबसे मुलायम धातु है जिसको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि सभी अधातुएं गैस होती है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि कुछ धातुएं द्रव अवस्था में भी पाई जाती है, कुछ ठोस में भी पाई जाती है। अगर मैं द्रव अधातु की बात करूँ तो जैसे ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन अधातु जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, क्योंकि सभी धातुएं ठोस नहीं होती, कुछ धातुएं मुलायम, कुछ धातुएं द्रव और गैस भी होती हैं। सभी धातुएं कठोर नहीं होती, कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं। सभी अधातुएं गैस नहीं होती, क्योंकि कुछ अधातुएं ठोस और द्रव भी होती है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है कि सभी अधातुएं अतन्य तन्य नहीं होती है। यहाँ पे तन्यता की बात हो रही है। तन्यता का मतलब होता है कि जब आप किसी वस्तु को लेकर उसको खींच सकते हैं, उसके लंबे तार बना सकते हो, उसको खींचकर अगर उसके लंबे तार बना सकते हो तो इट मीन्स कि वो उसमें तन्यता है, वो तन्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि सभी अधातुएं अतन्य होती हैं, तो ये बिल्कुल राइट कथन है, क्योंकि अधातुओं को खींचा नहीं जा सकता, उसके पतले पतले तार नहीं बनाए जा सकते, उसके पतली चादर भी नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ पर हमसे सही कथन पूछा है, और हमारा सही कथन है ऑप्शन नंबर 4 कि सभी अधातुएं अतन्य होती है, ठीक है। इट मीन्स कि उसमें तन्यता नहीं पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ देखिए कि क्वेश्चन नंबर 63 को देखने से आपको पता चला है कि आपको अधातु वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। धातु अधातु वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि धातु अधातु के गुणों और अवगुणों पे। अभी जो हमने 63 क्वेश्चन नंबर देखा था वो धातु अधातु के गुणों पे आधारित था। तो धातु अधातु के आप सामान्य से गुणों को एक बार देख लीजिएगा, तो और उसके अलावा धातु के सक्रियता क्रम को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। वाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से हमें उस रेशे को पहचानना है जो मानव निर्मित है और प्लस वो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, नेचुरली उसको नेचुरली मिलता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है रेयन,
ऑप्शन नंबर 2 है नायलॉन, ऑप्शन नंबर 3 है एक्रिलिक, ऑप्शन नंबर 4 है जूट। तो देखिए यहाँ तो जूट जो है वो भी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है और रेयन जो है वो भी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। लेकिन नायलॉन और एक्रिलिक ये दोनों ही जो है कृत्रिम रेशे हैं, ठीक है ना, ये कृत्रिम रेशे हैं। अब रेयन और जूट में से कैसे पता करें कि ये दोनों तो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में से कैसे पता किया जाए कि मानव निर्मित रेशा है कौन सा है? तो मानव निर्मित रेशा यहाँ पे रेयन है। ये मिलता तो प्राकृतिक स्रोत से है, लेकिन इसको प्रयोगशाला में लाकर इसके रेशे बनाए जाते हैं। तो रेयन जो है वो मानव निर्मित रेशा होगा, लेकिन ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके करने हैं। और मैं बता देती हूँ कि इसके लिए आपको कौन सा टॉपिक रेडी करना है। इसके लिए आपको बहुलक यानी पॉलीमर्स वाला टॉपिक रेडी करना है। और वहाँ पे भी उसमें भी क्या है कि ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इजीली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ या डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो बहुलक वाला टॉपिक भी आप अच्छे से रेडी करिएगा अपना, ठीक है। चलिए बात करते हैं। और वैसे ये जो क्वेश्चंस जो है वो 7th स्टैंडर्ड की बुक्स में से लिया गया है। 7th स्टैंडर्ड NCERT या CBSE जो भी बुक्स है वहाँ से आप देख लीजिए, ये रेशे वाले टॉपिक में से ये क्वेश्चंस लिया गया है। तो आप 6 से लेकर 10 तक की बुक्स को भी एक बार रीड कर लेंगे तो आप काफ़ी कुछ क्वेश्चंस अटेंड कर ही लेंगे। और वैसे जो हम हमारे चैनल पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करवा रहे हैं, इससे भी आप काफ़ी कुछ अच्छा ही अपने पेपर में परफॉर्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 की नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और फिर इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे पहले हम इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल में क्या क्या दिया हुआ है। इस टेबल में एक साइड नंबर 1 पे यहाँ पर इस टेबल में दिया हुआ है ईंधन, कि ईंधन के नाम दिए रखे हैं, ठीक है। साथ ही उस ईंधन का ऊष्मीयमान लिखा हुआ है, फिर उसकी अवस्था बताई हुई है और फिर उसका ज्वलन ताप लिखा हुआ है। तो और इन चारों में से हमें ये पहचानना है कि सबसे अधिक कौन सा ईंधन अधिक उपयुक्त होगा, वो भी घरेलू ईंधन। ईंधन ए की अगर हम बात करें तो ईंधन ए जो है वो ऊष्मीयमान इसका उच्च है, ठीक है। और ऊष्मीयमान इसका उच्च है, अवस्था इसकी ठोस है, ज्वलन ताप उच्च है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, जिसका ऊष्मीयमान उच्च होगा, जिसका ज्वलन ताप उच्च होगा, वो कभी भी घरेलू ईंधन के रूप में यूज़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर ऊष्मीयमान उच्च है तो उससे खाना जल्दी पकना शुरू हो जाएगा, मतलब खाना जल्दी गर्म होगा तो वो पूरे प्रॉपर तरीके से पक नहीं पाएगा, ठीक है। और ज्वलन ताप उच्च है तो इससे जो बर्तन की तली होती है नीचे वाली, उस पर अधिक कालापन लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का ईंधन तो किसी भी तरीके से हम घरेलू ईंधन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ईंधन बी। ईंधन बी की यदि हम बात करें तो इसका जो ऊष्मीयमान है वो है मध्यम। अब ऊष्मीयमान मध्यम है, अवस्था ये गैस है, लेकिन इसकी ज्वलन ताप उच्च है। तो वही बात है कि अगर ज्वलन ताप उच्च है तो ये बर्तनों को नीचे से क्या करेगी, काला ज़्यादा करेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करें ईंधन सी। तो ईंधन सी ऊष्मीयमान मध्यम है, अवस्था गैस है, ज्वलन ताप मध्यम है। तो देखिए हम जो ढूंढना चाह रहे हैं कि घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा अधिक उपयुक्त है, तो ये प्रॉपर तरीके से उपयुक्त लग रहा है क्योंकि इसका ऊष्मीयमान क्या है, मध्यम है। ऊष्मीयमान मध्यम है तो इसका मतलब खाना बिल्कुल टाइम लेके पकेगा और प्रॉपर तरीके से पकेगा। और गैस की अवस्था में है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग मोस्टली अब ज़्यादा से ज़्यादा गैसी ईंधन ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ज्वलन ताप भी मध्यम है तो इससे बर्तन ज़्यादा जलने का डर भी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो राइट आंसर हमारा सी ही लग रहा है। बट फिर भी हम ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर डी मतलब ईंधन डी में दे रहा है कि ऊष्मीयमान निम्न है। अब ऊष्मीयमान निम्न है तो मतलब खाना पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अवस्था द्रव है तो द्रव अवस्था है तो वैसे भी खाना अच्छे ढंग से नहीं पक पाएगा। और ज्वलन ताप भी निम्न है तो ज्वलन ताप निम्न है वो ठीक है, लेकिन ऊष्मीयमान और अवस्था दोनों ही ये नहीं घरेलू ईंधन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो ईंधन सी है, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में नंबर 3 पे लिखा हुआ है ईंधन सी। तो यहाँ पे उपयुक्त ईंधन कौन सा हुआ, ईंधन सी, ठीक है। चलिए तो अब देखिए ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है 6 से लेके 10 तक की बुक्सों को एक बार रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भोजन वाले टॉपिक में से लिया गया क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम वाले में ना, इकोसिस्टम वाले टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर 2 वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं जिससे ही आइडिया लग रहा है कि वो विशिष्ट की ओर इशारा कर रहा है। विशिष्ट क्षेत्र है और विशिष्ट रूप से पाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन है संकट आपन
संकटापन स्पीसीज, तो संकटापन स्पीसीज तो वो होगी जहाँ पर वनस्पति या तो लुप्त धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तो वो तो संकटापन स्पीसीज कहलाएगी। विलुप्त स्पीसीज जहाँ पे पूरी तरीके से वहाँ की स्पीसीज जो है वो विलुप्त हो चुकी है। और विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि विशिष्ट क्षेत्र और विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली, ठीक है। और 4th नंबर ऑप्शन है प्रवासी स्पीसीज, तो प्रवासी स्पीसीज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो जा रहा है वो है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। यहाँ पे दो धातु दी हुई है, धातु X और धातु Y। धातु X जो है वो Y धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पेपर के स्टार्टिंग में बोला था, जहां धातु अधातु के गुणों के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तभी मैंने आपको कहा था कि जो हमने पिछला पेपर देखा है उसमें भी धातु की सक्रियता से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और ये भी धातु की सक्रियता से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो मैं इसके लिए आज या कल में शॉर्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो आप धातु की सक्रियता का क्रम एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो सीटेट के हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि पहली लाइन पढ़ो कि धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु X है वो धातु Y से क्या है, अधिक क्रियाशील है। भाई आपका पावर अगर किसी से ज़्यादा है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा पावरफुल हो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ है कि यहाँ पे जो धातु X है वो ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए वो Y धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें धातु Z की बात करें तो वो धातु Z को विस्थापित नहीं कर पाती है। तो अब ये कैसे पहचानोगे आपकी धातु Z कौन सी है, धातु X कौन सी, धातु Y कौन सी है। तो देखो इसके लिए मैं एक इक्वेशन करके बताती हूँ आपको, है ना। जैसे यदि मैं बात करूँ, अगर मैं आयरन की कॉपर सल्फेट से क्रिया करवाऊँ, ठीक है, अगर मैं आयरन की कॉपर सल्फेट से क्रिया करवाऊँ तो ये रिएक्शन हो सकती है। ये रिएक्शन क्यों हो सकती है, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन तो हो जाएगी। आयरन जो है वो कॉपर को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि जो आयरन है वो अधिक क्रियाशील है और जबकि कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। आप आयरन को क्या मान लो, X मान लो, और कॉपर को क्या मान लो, Y मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे X धातु आयरन है और Y धातु यहाँ पे कॉपर है, तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी। लेकिन यदि हम बात करें आयरन की, यदि हम जिंक सल्फेट से क्रिया करवाएं तो ये रिएक्शन कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो जिंक है वो आयरन से अधिक क्रियाशील है। जिंक जो है वो आयरन से अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ पे जो आयरन है वो जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्लियर है यहाँ पे बात। तो जिंक हमारी क्या हो गई, Y धातु हो गई, सॉरी Z धातु हो गई। जिंक हमारी क्या हो गई, Z धातु हो गई, ठीक है। तो इसके लिए आपको धातुओं की सक्रियता क्रम मालूम होना चाहिए कि कौन उच्च अधिक क्रियाशील धातु है, कौन सी मध्यम क्रियाशील धातु और कौन सी निम्न क्रियाशील धातु है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया है। अब हमें हमारा आंसर निकालना है कि इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो Z जो है वो अधिक क्रियाशील धातु है, क्योंकि जो आयरन है वो जो X धातु है वो इसको विस्थापित नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाएगा आंसर नंबर 3, यानी कि Z जो है वो अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। किसी बीम से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती है। इसको हम साथ में सॉल्व भी करते जाएंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी बीम से, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पे गिर रही है, इस वस्तु की प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पे गिर रही है, ठीक है। तथा पूर्णतः विसरित ढंग से यानी कि ये सीधे कोण बनाते हुए नहीं, टेढ़े मेढ़े कोण बनाते हुए परावर्तित हो रही है। आप इस बीम की प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप क्वेश्चन को जब ढंग से पढ़ेंगे तो आपने एक शब्द पढ़ा है यहाँ पे, विसरित ढंग से परावर्तित, है ना। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित और परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित और विसरित, है ना। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे
जो प्रतिबिंब बनता है वो नियमित परावर्तन से ही बनता है, ठीक है। विस्तृत ढंग से परावर्तित किए गए विस्तृत ढंग से परावर्तन नहीं हो पाता है ना। अगर कोई प्रकाश किरणें हैं वो विस्तृत ढंग से परावर्तित हो रही है तो विस्तृत ढंग से परावर्तन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे को पहचानना है कि इससे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबिंब नहीं बन सकता, क्योंकि जो किरणें आई है वो विस्तृत ढंग से परावर्तित हुई है। जबकि प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब बनने के लिए इस प्रकार से जो किसी वस्तु से जो प्रकाश किरणें आ रही है वो परावर्तन के पश्चात नियमित परावर्तन से ही परिवर्तित हो। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए एक चीज और यहाँ पे आपको समझा देती हूँ कि नियमित परावर्तन में क्या होता है और विस्तृत परावर्तन में क्या होता है। अगर हम नियमित परावर्तन की बात करें तो प्रकाश किरणें जिस कोण से आ रही है, नियमित परावर्तन की यदि हम बात करें तो प्रकाश किरणें जिस कोण से आ रही है उसी कोण से क्या होती है, परावर्तित होती है। उतना ही कोण बना के क्या होती है, परावर्तित होती है, और उसी की वजह से क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यदि प्रकाश किरणें जिस कोण से आ रही है, यदि प्रकाश किरणें मान लो इस कोण से आ रही है, लेकिन परावर्तन के पश्चात अगर कोण प्रॉपर रूप से नहीं बन रहा, जिस कोण से ये उस कोण से विचलित नहीं हो रही है, तो वो कहलाता है विस्तृत परावर्तन, और उस समय जो है प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं कि जब कोई प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा तो आंसर क्या निकल के आएगा, आपको खुद को ही पता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये आभासी और समान साइज का होगा, ये वास्तविक और आवर्धित होगा, ये आभासी और आवर्धित होगा, कोई प्रतिबिंब नहीं हो बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर जाने वाला है वो राइट आंसर है कि यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन में 4 बलों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये टॉपिक बल वाले टॉपिक में से है और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स के अंदर अगर आपको कोई टॉपिक रेडी करने हैं तो 4 टॉपिक्स को आप अच्छे से रेडी कीजिएगा। बल, गति, प्रकाश और ध्वनि और ऊष्मा, सॉरी 5 है ना। इन 5 टॉपिक को तो आप स्पेशली बहुत अच्छे से रेडी करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से ही पुटअप होते हैं। इन 5 टॉपिक में से मेनली क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो यहाँ पर कि रेशमा को कौन सा बल काम में लेना होगा जिससे कि वो उस बक्से को वहाँ से सरका सके। तो फर्स्ट है कि स्थैतिक घर्षण, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है अभिलंब बल और चौथा है पेशीय बल। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम किसी वस्तु पे धक्का लगाते हैं तो धक्का लगाते समय हम उस पर पेशीय बल तो लगा रहे हैं, क्योंकि विदाउट आप पेशीय बल लगाए उसको ना आप हटा नहीं सकते, ठीक है। अगर आप किसी वस्तु के संपर्क में है तो, अगर कोई वस्तु आपके संपर्क में नहीं है तो वहाँ पर पेशीय बल कार्य नहीं करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि रेशमा किस बल के द्वारा उसको मतलब उस वस्तु को सरकाएगी, तो यहाँ पर वो पेशीय बल तो लगाएगी, लेकिन इसके अलावा और कौन सा बल लगने वाला है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। तो देखिए कि जब कोई वस्तु किसी फर्श के संपर्क में है तो वहां पर घर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल, कि उस वस्तु को उस फर्श से सरकाने के लिए आपको एक बल तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो फर्श है वो उस वस्तु को, जब वस्तु को खसकाते हो आप, तब वो फर्श के द्वारा उस पर कौन सा बल लगता है? एक विपरीत बल लगता है, ठीक है। उसको रोके रखने के लिए एक विपरीत बल लगता है और उसी बल को हम कहते हैं घर्षण बल, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो घर्षण बल लगेगा, लेकिन घर्षण बल में से भी कौन सा बल लगेगा? तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है स्थैतिक घर्षण और ऑप्शन सेकंड है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो यहाँ नहीं लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है अब चारों ओर अपनी वस्तुओं को रोके रखने के लिए कौन सा बल लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। और अभिलंब बल भी यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वस्तु को वहां से उठाया नहीं जा रहा है। अगर वस्तु को वहां से उठाया जाता है तो अभिलंब बल कार्य करता है। और पेशीय बल का मैंने आपको बता दिया कि अगर सरकाई जा रही है तो पेशीय बल कार्य करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जा रहा है वो है स्थैतिक घर्षण बल। तो देखिएगा आपको इसके लिए बल वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ये सबसे इजी क्वेश्चन था, और क्वेश्चन इजी ही पूछे जाते हैं लेकिन अगर आपने टॉपिक को अच्छे से रीड किया है तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। अब ऑप्शन नंबर 1, कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारतम्य उच्च होता है। ये
क्वेश्चन ध्वनि वाले टॉपिक से लिया गया है। कंपन की आवर्ती निम्न है तो तारत्व उच्च होता है। तो देखिए ये कथन गलत हो गया है, क्योंकि कंपन की जब आवर्ती उच्च होगी तो तारत्व उच्च होगा। मतलब आवर्ती और तारत्व का सीधा सीधा संबंध है। आवर्ती उच्च तो तारत्व उच्च, और आवर्ती कम तो तारत्व भी कम होगा। ठीक है, तो ये कथन तो गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवर्ती द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल ये भी गलत हो गया है हमारा कि ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवर्ती द्वारा नहीं किया जाता है, कंपन की आयाम के द्वारा किया जाता है ना। प्रबलता हमेशा आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है, आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है। तो ये भी कथन गलत हो गया। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, तो बिल्कुल राइट आंसर यही है हमारा, कथन यही राइट है कि ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, जबकि इसके विपरीत यदि हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो है वो निर्वात में गमन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अगर वो तरंगे पढ़ी है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी तरंगे जो है वो निर्वात में गमन करती है और कौन सी तरंगे जो निर्वात में गमन नहीं करती है। तो जो ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। फोर्थ ऑप्शन है ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ध्वनि का जो तारत्व है वो उसकी आवर्ती द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमसे सही कथन पूछा है और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक होंगे। यानी यहाँ पर हमें विद्युत, यहाँ पे 4 ऑप्शन में अलग अलग तरह के द्रवों को डाला गया है और इनमें से हमें उस ग्रुप को पहचानना है जो कि विद्युत का हीन चालक होगा। हीन चालक का मतलब आप समझ सकते हैं कि या तो वो कुचालक होगा या अर्धचालक होगा। ठीक है, तो उसको हमें पहचानना है। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 क्या, टोटी का जल, मतलब जो सीधे साधारण सा नल में जल आता है, शैम्पू और शहद। तो देखिए कि इन तीनों में तो ये विद्युत के हीन चालक नहीं है। ठीक है, क्योंकि जल जो है वो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, फिर लवण विलयन, नींबू का रस और सिरका, यहाँ पर भी जो है लवण विलयन जो है वो विद्युत का सुचालक हो सकता है, लेकिन नींबू का रस और सिरका ये नहीं है। ठीक है, शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल। तो देखिए काफ़ी कुछ हद तक जो है शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल ये तीनों ही जो है वो मतलब हीन चालक लग रहे हैं, किसके, विद्युत के। और फोर्थ ऑप्शन है चीनी का विलयन, सिरका और नींबू का रस। तो देखिए कि यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 है वही हमारा राइट आंसर है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं, इसकी अगर आपको नॉलेज है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और ये विद्युत वाले टॉपिक से ही लिया गया है। ठीक है, तो शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल जो है वो विद्युत के हीन चालक है। बाकी जितने भी ऑप्शन देखिए उसमें से एक ना एक तो जो है वो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। अब जो ये जो क्वेश्चन है वो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन वाले चैप्टर में से लिया गया है, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस वाले चैप्टर में से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ताकि हम ऑप्शन में अच्छे से निकाल लें। अगर पदार्थ के बाहरी रूप को देखकर या बाहरी गुणों को देखकर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हमें दिखाई दे तब तो वो कहलाएंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन पदार्थ के यदि आंतरिक गुणों में परिवर्तन हो तो वो कहलाएंगे रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम देख नहीं सकते हैं या जिसे हम देख भी सकते हैं लेकिन वो आंतरिक रूप से परिवर्तन हो। या यूँ कह दीजिए कि पदार्थ की यदि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे रंग हुई, अवस्था हुई, है ना, उसकी लंबाई वगैरह हुई, है ना, रंग, अवस्था, लंबाई, आयतन, घनत्व, अगर इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और पदार्थ की यदि रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 है पानी उबालना। तो पानी उबालना ये तो भौतिक परिवर्तन है। कांच तोड़ना ये भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे को जंग लगना, तो यहाँ पे लोहे को जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ 2 तो भौतिक परिवर्तन है और 1 रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन प्रश्न हमसे कह रहा है कि हमें वो ग्रुप पहचानना है इसके अंदर जिसमें सारे ही क्या हो, रासायनिक परिवर्तन हो। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है जल में लवण घोलना। ये एक तरीके से क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। भोजन का पाचन की प्रक्रिया जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। कागज के टुकड़े करना ये भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता।
नेक्स्ट ऑप्शन 3, भोजन का पकाना। भोजन पकाना तो ये रासायनिक परिवर्तन है। पानी उबालना ये एक भौतिक परिवर्तन है। जल में चीनी घोलना तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 है लोहे को जंग लगना, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे हमें रासायनिक परिवर्तन ही पहचानने थे और 4th नंबर के ऑप्शन में तीनों ही जो प्रक्रिया हुई है वो रासायनिक परिवर्तन हुई है। ठीक है, जहाँ पर आपको जलना, दहन, इस प्रकार जलना, दहन, किण्वन, इस प्रकार के शब्द देखने को मिल जाए वहाँ तो 100% ही रासायनिक परिवर्तन होगा, एक चीज़ को छोड़ के। अगर वहाँ लिखा हो बल्ब का जलना तो वहाँ रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बाकी जहाँ पे भी जैसे कोयले का जलना, लकड़ी का जलना है ना, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एग्जाम्पल है मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती के जलने में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है, क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है और जलने के साथ ही जैसे जैसे वो पिघलती है तो वो भौतिक परिवर्तन भी होता है। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदी। देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको इसके लिए मैं जितने भी ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर करवा रही हूँ, इन क्वेश्चंस पेपर में जहाँ पे भी फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ पे भी ये न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनके लिए मैं एक अलग से बोर्ड पे वीडियो बना के लेके आऊँगी, ताकि मैं वहाँ आपको इनको प्रैक्टिकली सोल्व करके बता सकूँ। यहाँ ना इतना स्पेस है कि मैं आपको प्रैक्टिकली इसको सोल्व करके बता सकूँ, तो इन क्वेश्चनों लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। ठीक है, जितने भी पेपर में कराऊंगी उनके ये न्यूमेरिकल्स मैं एक अलग से वीडियो में करवाऊंगी। चलिए यहाँ हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है निस्तारण। निस्तारण में ऑप्शन नंबर ए है निस्तारण, ऑप्शन नंबर 2 है निस्यंदन और ऑप्शन नंबर 3 है आसवन, ऑप्शन 4 है उबालना। तो देखो निस्तारण के अंदर हम लवण और जल के विलयन को अलग कर सकते हैं। अगर पानी में हमने चीनी मिक्स की है तो उसको निस्तारण के द्वारा अलग किया जा सकता है। निस्यंदन के द्वारा इसको अलग नहीं कर सकते। निस्यंदन तो वो द्वारा लवण और जल को मिश्रण को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो निस्यंदन की प्रक्रिया होती है उसमें अघुलनशील ठोस पदार्थों को ही जल मिश्रण से अलग किया जा सकता है। निस्यंदन की प्रक्रिया में अघुलनशील ठोस पदार्थों को ही मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो लवण है वो अघुलनशील नहीं होगा, वो घुलनशील ही होगा। ठीक है, तो निस्यंदन की प्रक्रिया यहाँ पे नहीं हो सकती। थर्ड ऑप्शन है आसवन। आसवन में हम अलग अलग टेम्परेचर पे उसको अगर अलग अलग टेम्परेचर पे हम उसको उबालेंगे, गर्म करेंगे, तो धीरे धीरे अशुद्धियाँ क्या होगी, उससे अलग होती जाएगी। जैसे हम पेट्रोल का प्रभावी आश्वासन करते हैं तो वहाँ से अलग अलग चीज़ अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर पे निकलती जाती है। जैसे एक टेम्परेचर पे डीजल निकलता है, एक टेम्परेचर पे केरोसिन निकलता है, एक टेम्परेचर पे मोम निकलता है। ठीक है ना, तो आसवन की विधि द्वारा तो किया जा सकता है। उबालना जैसे अगर नमक को पानी में आपने घोला है और फिर जब आप उसको उबालोगे उस मिश्रण को, तो नमक क्या होगा, उबल के उड़ जाएगा, है ना, और पानी अलग रह जाएगा। तो निस्तारण, आसवन और उबालना, यानी कि ऑप्शन ए 1, 3 और 4 ये तो राइट है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये अघुलनशील ठोस पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे निस्यंदन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 75, क्वेश्चन नंबर 75 कि नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 जो लाइनें दी हुई है, उन 4 में से 2 ऐसे कथन पहचाने जो छाया बनने के लिए ज़रूरी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तभी तो छाया बन पाएगी। समझिएगा कि मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पर एक मान लो ये विंडो है, ठीक है। अब यहाँ इस वस्तु से कोई प्रकाश किरण आ रही है। अब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जैसे ही वो ये इस विंडो के इस छोर पे आएगा, इस छोर पे आते क्या होगा कि प्रकाश तो जा रहा है, सीधी रेखा में गमन कर रहा है, लेकिन अब अवरोध बीच में आ गया तो प्रकाश क्या होगा, सीधी रेखा में गमन नहीं करेगा, थोड़ा साइड से अलग हटके जाएगा। तो यहाँ से जब अलग हटके जाएगा तो उससे क्या होगा कि इस खिड़की की परछाई बनेगी, ठीक है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये तो छाया बनने के लिए उपयुक्त है। प्रकाश सेकंड है, प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है। तो प्रकाश का उच्च चाल से निम्न चाल से गमन करने पे छाया का कोई रोल नहीं है, छाया बनने में उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो बी तो कैंसिल हो गया। फिर सी है कि प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, तो प्रकाश के 7 वर्णों से मिलकर बनने का भी छाया में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरता है, बिल्कुल ये सही है कि प्रकाश यदि अपारदर्शी वस्तु को पार कर जाता तो फिर छाया बनेगी कैसे, ठीक है ना। तो अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरता है। तो यहाँ पर जो राइट है वो ए और डी है, और वही हमें हमारे ऑप्शन में पहचानना है। ऑप्शन नंबर 1 है कि ए और बी, तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 है बी और सी, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 है सी और डी, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 है डी और ए, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरता है। तो ये दोनों ही जो क्रिया है वो प्रकाश की छाया बनने की परिघटना के लिए सहायक हो सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देख लीजिए, प्रकाश वाले टॉपिक में से पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं आपको फिर से रिकॉल करवा रही हूँ कि फिजिक्स में प्रकाश, ध्वनि, बल और ऊर्जा, ऊष्मा, गति, ये वाले टॉपिक्स आप एक बार रीड अच्छे से करके जाएं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं ना, बजाय कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस है ना, केमिस्ट्री बायो के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जबकि फिजिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, बलुआ मृदा और चिकनी मृदा, इनके कणों की तुलना की गई है। ठीक है, तो इसमें से हमें सही आंसर को निकालना है। ऑप्शन नंबर ए कि बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, हमसे राइट कथन पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट नहीं है, क्योंकि बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, ये गलत है। चिकनी मृदा में महीन कण ज़्यादा होते हैं बजाय बलुआ मृदा के। ठीक है, चलिए तो ये ये कथन तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कथन है कि चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो ये भी गलत हो गया है, क्योंकि चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर नहीं होती है, क्योंकि चिकनी मृदा में मोस्ट ऑफली महीन कण ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से उसके अंदर पानी को रोके रखने की क्षमता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है कि दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। तो दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत, जी नहीं, बलुआ मृदा के जो कण होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं किसके, दोमट मृदा की, अगर हम कंपैरिजन करें तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा ही हमारा ऑप्शन 4 तो यही हमारा राइट आंसर होगा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, तो ये बिल्कुल राइट है कि अगर हम चिकनी मृदा और दोमट मृदा के कणों कंपैरिजन करें तो चिकनी मृदा के जो कण होते हैं वो महीन ज़्यादा होते हैं और उनका अनुपात भी ज़्यादा है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मतलब सरल सा था, आसान सा था, और हमारी नॉलेज पे ही डिपेंड था। अगर हमें नॉलेज है तो हम इसको अच्छे से ही अटेंड कर लेते हैं ना, इजीली इसका आंसर निकल के आया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। अब देखिए कि ये कौन सा विटामिन है जिसमें इस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है, जिससे मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। तो हमें विटामिन एक्स की पहचान करनी है कि वो कौन सा विटामिन है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है और तथा एक्स भोजन जड़ में पाया जाता है। अब पहले तो आप उस विटामिन की पहचान कीजिए जिसे वो मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है, फिर उसको आप उस विटामिन का ये बताओ जो खनिज के अवशोषण के लिए आवश्यक है, मतलब उस विटामिन के द्वारा किस खनिज का अवशोषण किया जा सकता है, और फिर आप उस विटामिन से उस विटामिन के लिए ये पता करो कि किस भोजन से उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो देखिए कि मसूड़ों से रुधिर बहना, तो अगर आपने विटामिन वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर ही लेंगे। मसूड़ों से रुधिर बहना लगता है तो ये विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, तो ये विटामिन सी की कमी के लक्षण है। ठीक है, तो एक्स को तो हमने यहाँ पे पहचान लिया है कि जो एक्स है वो हमारा क्या है, विटामिन सी है। एक्स हमारा क्या है, विटामिन सी है। ठीक है, फिर ये विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तो जो विटामिन सी है उससे हम जो आयरन होता है वो उस खनिज का अवशोषण के लिए ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाई है वो वाई क्या हो गया, हमारे आयरन हो गया है ना। ठीक है, चलिए फिर एक्स जो है वो भोजन जड़ में पाया जाता है, तो ये जो विटामिन सी है वो खट्टे फलों में ज़्यादा, खट्टे फलों युक्त जो पदार्थ होते हैं ना उसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो खट्टे फल आप मान लो है ना, तो जड़ जो है वो खट्टे फल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा इससे रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है।
ऑप्शन नंबर 1 है कि एक्स विटामिन डी है, तो ये तो देखो यही गलत हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो यहीं पे अपन गलत कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कि एक्स विटामिन सी है, बिल्कुल ये है। ऑप्शन नंबर 3 है कि एक्स विटामिन बी है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 है कि एक्स विटामिन ए है, तो ये भी गलत हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम एक अच्छे से देखते हैं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ विटामिन की पहचान की, उसके बाद उस आयरन को भी देखना है और उसके बाद वो किस प्रकार के खट्टे फलों में पाया जाता है वो भी हमें देखना है। तो एक्स विटामिन सी है, बिल्कुल सही है। वाई आयरन है और जेड नींबू वंश के फल है, तो बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको विटामिन्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा विटामिन है और उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और उस विटामिन की आपूर्ति हम कौन से भोज्य पदार्थों का सेवन करें जिससे उस विटामिन की आपूर्ति हो सकती है, और उससे होने वाले रोग कौन कौन से वो हमें देखने हैं, ठीक है। तो विटामिन्स वाले चैप्टर को भी आप एक बार जरूर रीड कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जल्दी ही सीटेट के पेपर से पहले विटामिन्स वाला चैप्टर भी कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए, तो आप उसके लिए बने रहें मुझसे और जुड़े ज़रूर रहें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रह रही है और आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी ये पहुँचे, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रगति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टीचिंग मेथड में कुछ तो आपको एक अच्छी सी बुक से या अच्छे से गाइड से आपको टीचिंग मेथड को रीड करना है, और अदरवाइज आप पीजीवीसी क्वेश्चंस की जितने ज़्यादा क्वेश्चनरी को सॉल्व करेंगे तो उससे भी आपका टीचिंग मेथड वाला पोर्शन अच्छा हो सकता है। और वहाँ पर आप अगर अपना एटीट्यूड एज ए एक टीचर रख के उस पेपर को अटेंड करते हैं, तब भी आपके टीचिंग मेथड बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 वो टीचिंग मेथड से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रगति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यहाँ पे हमें विज्ञान के नेचर से रिलेटेड इन 4 ऑप्शन में से एक परफेक्ट उसके लिए चूज करना है कि कौन सा ऐसा इसमें से स्टेटमेंट दिया गया है जो बिल्कुल विज्ञान की प्रगति के बारे में उसका अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। तो देखिए कि ये तो गलत हो गया है, क्योंकि विज्ञान में अंधविश्वास भी काफ़ी होता है। जब तक आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाते तब तक आप काफ़ी अंधविश्वासों में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 तो कैंसिल हो गया है। चलिए, ऑप्शन नंबर 2, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। तो बिल्कुल विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। आज हमारे हम हमारे चारों ओर देखते हैं तो हर जगह, हर वस्तु में, हर जगह हमें विज्ञान ही नजर आता है। तो विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, ये बिल्कुल राइट है, लेकिन हम अभी इसको राइट नहीं करेंगे, आगे के ऑप्शन भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। तो वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञान में जब भी आप कोई प्रयोग भी करते हो तो उसके लिए आपको उस प्रयोग को कई बार दोहराना पड़ता है, जब जाके आप राइट निष्कर्ष पे पहुंचते हो, ठीक है। तो अपने कार्य में पूर्ण रूप से वैज्ञानिक कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता है। तो ये कथन भी गलत हो गया है, और कथन गलत नहीं, मतलब विज्ञान की प्रकृति से रिलेटेड ये नहीं है। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही आप अगर अनुसंधान कर रहे हो तो वो उसके लिए एकमात्र मार्गदर्शिका होगी। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा कि विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन, तो उसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। संज्ञानात्मक वैधता, आपने देखो ब्लूम के अगर 3 उद्देश्य पढ़े हैं, जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, और उनके अगर अलग अलग पार्ट्स में आपने 6 जो उनकी अवधारणाएं उन्होंने दी, उनको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेंगे। संज्ञानात्मक वैधता हमें पहचाननी है। अब संज्ञानात्मक वैधता में क्या होता है कि जो बच्चे के संज्ञान को बढ़ाए, जो बच्चे के ज्ञान को बढ़ाने में काम आए, या हम हमारे टीचिंग में अगर बच्चों की आयु सीमा को देखकर ही हम हमारे टीचिंग मेथड को यूज़ करते हैं, टीचिंग मटेरियल को यूज़ करते हैं, ठीक है, तब तो वो क्या कहलाएगा, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, संज्ञानात्मक कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का क्या अर्थ होता है, तो वो हम पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है का समावेश करना। विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है, अगर हम उसका समावेश करेंगे तो ये एक तरीके से संज्ञानात्मक वैधता नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे के संज्ञान पे या बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर पे कोई इसका असर नहीं होगा। ये एक तरीके से भावात्मक है कि विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित हो रही है, तो ये तो भावात्मक उद्देश्य हो गया है, ठीक है।
नेक्स्ट है सेकंड, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। बिल्कुल ये राइट है कि अगर हम बच्चों की आयु सीमा के अकॉर्डिंग उसकी आयु सीमा के अकॉर्डिंग उसका कितना ज्ञान हो सकता है, उसका मेंटल एबिलिटी कितनी हो सकती है, अगर उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे टीचिंग मटेरियल को यूज़ करते हैं तो ये विज्ञान का संज्ञानात्मक वैधता हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण। तो पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण यहाँ पे संज्ञानात्मक वैधता नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना। तो विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को आप शामिल करते हो तो ये क्रियात्मक रेस्पॉन्स दे सकता है। यहाँ से बच्चे क्या है कि उन तत्वों से क्रिएटिव होने, मतलब बच्चों के सामने आप ऐसी कोई परफॉर्मेंस दोगे तो वो क्रिएटिव होने की कोशिश, ज्ञान का नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सॉरी, कि शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। अब एनसीएफ 2005 अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके जो सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, अगर आपने उनको बहुत अच्छे से देखा है तो यहाँ पर हम उसका आंसर इजीली निकाल लेंगे। ये पूछ रहा है कि पाठ्यचर्या, विज्ञान के पाठ्यचर्या में कौन सा अनुशंसित है, विज्ञान के पाठ्यचर्या के लिए क्या क्या हो सकते हैं ना, क्या क्या उद्देश्य रखे गए हैं उसके अंदर। पहला है कि अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। अवधारणाओं को रोजमर्रा की अनुभव से समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल एनसीएफ 2005 के जो 5 विशिष्ट उद्देश्य हैं उसमें सबसे पहला यही है कि जो बच्चों की जो पढ़ाई है उसको रोजमर्रा के अनुभव के साथ जोड़ा जाए, है ना, उसको बाहरी जो है बाहरी चीज़ों से, बाहरी लोगों से जोड़ा जाए ताकि बच्चा उसको जल्दी से जल्दी समझ सके। यानी बच्चे के आसपास जो चीज़ें हैं अगर उससे रिलेटेड आप उन चीज़ों से रिलेटेड करके अगर आप बच्चों को पढ़ाते हो तो बच्चे में बहुत जल्दी इसकी समझ डेवलप होती है। तो अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल राइट कथन है। फिर नेक्स्ट है कि अवधारणाओं तक गतिविधियां प्रयोग द्वारा पहुंचाने जाना चाहिए। बिल्कुल कि बच्चों को ये जो हम जो भी कुछ सिखा रहे हैं वो क्रिया या गतिविधि के द्वारा पहुंचाया जाए, उससे बच्चा क्या है जल्दी सीखता है, यानी करके सीखना। जो पहला ऑप्शन था वो ये था कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। जो एनसीएफ के 5 उद्देश्य उसमें पहला उद्देश्य ये है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। तो यहाँ पे जो ए है कथन वो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है कि बच्चे करके सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को करके सिखाओ, है ना, करके सीखने पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो एनसीएफ का दूसरा जो उद्देश्य है वो करके सीखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो भी, मतलब जो कथन बी है वो भी सही है। फिर है सी की अवधारणा का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। ये नहीं है, ये एनसीएफ का उद्देश्य नहीं है कि अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अगर आप उपागम के थ्रू ही पढ़ाओगे, दूसरे कोई विधि और यूज़ नहीं करोगे, सामग्री यूज़ नहीं करोगे, तो एक बार का तो ये प्रोसेस भी क्या होता है, बच्चों में बोरियत ले आता है ना, बच्चा यहाँ पे सक्रिय नहीं रहता है, वो धीरे धीरे निष्क्रिय होने लग जाता है। नेक्स्ट की डी है अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। ऐसा भी उद्देश्य कहीं एनसीएफ में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनसीएफ के उद्देश्य हैं, 5 उद्देश्यों में से 2 उद्देश्य मैंने आपको बता दिए। एक तो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, दूसरा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करके सिखाने पे ध्यान देना है। ठीक है, और तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ए और बी। तो अब देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में ए और बी है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ए, बी और सी है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में ए और बी है, तो राइट आंसर हमारा यही है, ऑप्शन नंबर 2 ए और बी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। हमें अब यहाँ पे फिर से विज्ञान के नेचर के बारे में कोई 4 कथन लिखे हैं, फिर उनमें से पहचानना है। ऑप्शन नंबर 1, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। बिल्कुल, जब वैज्ञानिक अपना काम करते हैं वो निष्कर्ष पे तो बाद में पहुँचते हैं, उससे पहले वो बहुत सारी कल्पनाएं कर सकते हैं, कल्पनाएं करते हैं, आती हैं उनके दिमाग में कि शायद ये ऐसे नहीं ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। तो वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं, ये बिल्कुल राइट कथन है। आगे और देखते हैं। सेकंड ऑप्शन, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा, तो देखो यहाँ पे यही गलत हो गया कि नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा या परखा नहीं जा सकता सभी वैज्ञानिक विचारों को। ठीक है, जब थर्ड ऑप्शन, जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। ऐसा नहीं है कि एक सिद्धांत को बहुत ज़्यादा सबूतों के द्वारा अधिक समर्थन मिल गया तो वो नियम मिल जाएगा, नहीं। विज्ञान हर चीज़ को कसौटी पे कस के ही परखता है। ठीक है, तो नियम इतने आसानी से नहीं बनते विज्ञान में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन, आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। ऐसा नहीं है कि विज्ञान जो है वो समाज की हर किसी समस्या को या अधिकांश समस्या को हल करने में सोल होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, विज्ञान हमारे चारों ओर जरूर है और काफ़ी कुछ हमने विज्ञान की वजह से हमारे डेली रूटीन लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरऑल हमारी आधी से ज़्यादा समस्या जो है वो विज्ञान के द्वारा ही सोल्व हो रही है। तो यहाँ पे हमसे सत्य कथन पूछा और सत्य कथन सिर्फ यहाँ पर एक ही नज़र आ रहा है, वो है कि वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतों से पहचानें कि ईशु कहाँ गलत हो गई। ईशु जो एक लड़की है उसको एक सप्ताह के लिए मौसम रिपोर्ट एकत्रित करने के लिए उसको पर्सनली ये कार्य दिया गया है। ठीक है, अब उसने इस कार्य को करने के लिए जो जो स्टेप उठाए उस स्टेप में वो कहाँ गलत हो गई है वो हमें देखना है। वे हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती हैं। ये तो बिल्कुल सही है कि अगर वो हर दिन अपडेट रह रही है, मौसम संबंधी जानकारी से हर दिन अपडेट रह रही है तो ये तो ज़रूरी है, तो ये स्टेप तो उसका सही था। ऑप्शन नंबर 2 कि वे इस परिणाम पर पहुंचते कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं, तो ये तो अगर वो डेली वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध कर रही है तो उसे ये आइडिया लग रहा है कि सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं, तो ये भी सही है। वे निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। जो उसने डाटा अपने एकत्रित किए हैं वो अंदाज़ा तो लगा सकती है कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन वो ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, तो यहाँ वो गलत हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं आगे और कि फोर्थ नंबर ऑप्शन कि वे समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न होती है, तो यहाँ तो ये सही है कि तापमान चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत पूछा है ना, तो वो इस जगह गलत हो चुकी है कि वे निष्कर्ष निकालती कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जा सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्द्रता में कमी है तो वर्षा ज़्यादा ही होगी, वर्षा की संभावना ज़्यादा होगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आर्द्रता है, पूरे नेचर में आर्द्रता है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्षा नहीं होती है या बहुत कम वर्षा होती है, तो वो जिस जगह गलत हो गई है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोग रणनीति है? संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोग रणनीति है कि ऐसा क्या किया जाए कि जो स्टूडेंट है वो संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोग रणनीति है। हम कैसे पहचाने कि बच्चा जो है वो संकल्पनात्मक मतलब उसका ज्ञान में संकल्पनात्मक नहीं हो पा रहा है, वो कल्पना नहीं कर पा रहा है या वो किसी चीज़ के लिए दृढ़ नहीं रह पा रहा है, तो वो हम कैसे पहचाने? ऑप्शन नंबर 1, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना। देखो प्रश्नोत्तरी अगर हम बार बार क्वेश्चनरी बच्चे से करवाएंगे अटेम्प्ट, तो इससे हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि बच्चा कुछ सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो रट के भी आंसर दिए जा सकते हैं, तो यहाँ बच्चे की हम संकल्पनात्मक सोच का पता नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 2, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। जब यहाँ पे संकल्पनात्मक की बात आ रही है तो मतलब बच्चे के मानसिक में वो क्या कल्पनाएं बनाता है, क्या वो इमेज करता है ना, वो चीज़ें देखनी है, तो वो प्रयोगात्मक कौशलों से उसका अवलोकन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। तो बिल्कुल अवधारणा मानचित्र से ही हम बच्चे की माइंड में कि वो किस प्रकार की सोच रखता है ना, वो किस प्रकार से ना बोध रखता है, किस तरीके से वो चीज़ों को समझता है या किसी चीज़ के प्रति उसकी क्या सोच है, क्या उसकी अवधारणा है, वो सिर्फ और सिर्फ हम अवधारणा मानचित्र का उपयोग करके ही पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट ऑप्शन है नियमित गृह कार्य देना। तो नियमित गृह कार्य देने से हम बच्चे की संकल्पनात्मक कमी का पता नहीं लगा सकते। अवधारणा मानचित्र के द्वारा हम ये जरूर मालूम कर सकते हैं कि बच्चा किसी चीज़ के प्रति क्या सोच रखता है। सपोजली मानिए कि आपने बच्चे को एक कार्ड दिखाया जिसमें से 2 बच्चे आपस में किसी टॉयज़ को लेकर झगड़ रहे हैं, तो उस चित्र को देख के कि दूसरा बच्चा उस चित्र को देखने, किसी बच्चे के सामने आपने वो चित्र दिखाया है, तो उससे हमें पता चलता है कि वो बच्चा इस चित्र को देख के अपने माइंड में क्या संकल्पना बना रहा है, इस चित्र के प्रति वो क्या इमेज कर रहा है, वो क्या सोच रहा है ना, कि इस चित्र में दिखाए गए चित्र में 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, है ना। तो वो हम जब कोई अवधारणा मानचित्र उसके सामने प्रस्तुत करेंगे तो उसी से ही हमें पता चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 3, अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर।
ऑप्शन है लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो देखो ऐसा नहीं होगा। अगर आप सिमिलरिटी रखना चाहते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में और आप लड़कियों को ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो वहाँ लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें, ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सेकंड है ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियाँ हमेशा हावी रहें। तो देखो प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ हमसे नेगेटिव पॉइंट पूछा है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें, बिल्कुल ठीक है। सेकंड है ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे, तो ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर पूरे विज्ञान की क्लास में सिर्फ लड़कियाँ ही हावी रहेगी तो फिर वो क्लास नहीं रहेगी और क्लास का अनुशासन बिगड़ सकता है। और सेकेंडली इससे लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे क्लास का अनुशासन बिगड़ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें, तो ये भी राइट है, ये पॉजिटिव है कि अगर आप महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करते हो तो इससे लड़कियों को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है कि विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जाँच में शिक्षार्थियों को जोड़े, तो ये भी राइट कथन है। हमसे पूछा है गलत कथन, तो गलत कथन जो है वो है ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियाँ हमेशा हावी रहे, तो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि विज्ञान शिक्षण को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि ये गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, ये शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है, ये सोचने की प्रक्रिया, ये सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, ये शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो देखिए जो अपसारी चिंतन होता है वो अपसारी चिंतन होता है अंदर से बाहर की ओर, कि एक बच्चा कुछ सोचे और वो बाहर की चीज़ों मतलब उसका ज्ञान बाहर की ओर निकल के आया है ना, जिसको आप बहिर्मुखी भी बोल सकते हो। तो ये गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, ये बिल्कुल सही है। ये शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है, ये भी सही है। ये सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कि ये शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार, तो जी नहीं। जब बालक अभिसारी चिंतन करता है तो अभिसारी चिंतन की पहचान होती है कि बच्चा जो है वो सृजनात्मक व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है, ये गलत हो गया है क्योंकि सृजनात्मक व्यवहार के लिए तो जो है वो अभिसारी प्रकार के प्रश्न कार्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे अपसारी प्रश्न पूछने के लिए बोला है, तो उसके लिए राइट जो है, एक सेकेंड रुकिएगा, बिल्कुल एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है कि हाँ देखिए ये गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, बिल्कुल सही है। ये शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। बच्चा जवाब जरूर देगा लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो जवाब दे रहा है वो सही है। तो ये शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है, ये यहाँ पे गलत हो गया है। ये सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, ये बिल्कुल सही है। ये शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार, अपसारी जो चिंतन होता है, अपसारी चिंतन जो होता है उसमें अपसारी जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें सृजनात्मक व्यवहार आकलन में सहायता करता है। तो यहाँ पर राइट होगा ए, सी और डी। अब देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में ए, सी और डी है। ऑप्शन 1 है ए, बी, सी, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन 2 है ए, सी और डी, तो सही है। हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 2 ही है जिसमें है ए, सी, डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। अगर आप कक्षा के अंदर किसी प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी प्रयोग का प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे उपयोग में मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है दृश्य और श्रवण शिक्षा के लिए, केवल दृश्य सीखना, दृश्य श्रवण और गतिबोधक सीखना, श्रवण और गतिबोधक सीखना। तो यहाँ पर जो राइट होगा वो होगा दृश्य और श्रवण सीखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दृश्य श्रवण शिक्षण सामग्री की अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली अटेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। तो देखिए पहला है कि शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिज़ाइन करने के लिए कहें जो कि 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। तो यहाँ पर हमें इसको क्रम वाइज जमाना है, ठीक है। अब सबसे पहले कि बच्चा घनत्व की अवधारणा के लिए सबसे पहला इनमें से कौन सा स्टेप उठाए। तो इसमें सबसे पहला स्टेप यदि हम देखें तो देखो बी को देखो, ऑप्शन नंबर बी को देखो कि
शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर देंगे। सबसे पहले बच्चे जो है उनको आप अगर किसी टब में ऐसी वस्तुओं के साथ खेलने का अवसर दोगे तो उससे बच्चा क्या पहचानेगा कि कौन सी वस्तु ऐसी है जो तैर रही है और कौन सी डूब रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रम जाएगा 1, शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तु के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। बच्चों को थोड़ी देर सोचने दें कि कोई वस्तु डूब रही है, कौन सी वस्तु तैर रही है। डूब रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है और तैर रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। फिर तीसरा है कि शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो कि 1 किलोग्राम वजन ली जा सके। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो हमारा जाएगा सबसे पहले बी, फिर उसके बाद में ए और उसके बाद में सी। तो ये देख लीजिए कि बी ए सी वाला क्रम हमारे किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 2 सी बी ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 3 बी सी ए ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 4 बी ए सी। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए कि ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी था, आसान सा था, और हम थोड़ा सा इस पर सोचेंगे तो हम इसका आंसर बहुत ईजिली निकाल पाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता है, वाई क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन में से हमें उस पौधे की पहचान करनी है जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जिसमें हरित लवक उपस्थित नहीं होता है। तो कसकुटा अमरबेल ही है जिसके अंदर हरित लवक नहीं होता है, और इसमें हरित लवक क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये स्वयं का भोजन खुद नहीं बना सकती हैं और इसी के लिए ये किसी और पे डिपेंड होती है ना। आपने देखा होगा कि अमरबेल जो है वो दूसरे पौधे पे जल्दी से जल्दी लपेटे हुए रहती है। वो लपेटती क्यों है? क्योंकि उसको दूसरे पौधों से क्या मिलता है? पोषण मिलता है, ठीक है। तो ये परपोषी जीव है और इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। आगे और देख लेते हैं। शैवाल जो है, शैवाल अपना भोजन स्वयं बना सकता है। घटपर्णी, पिछड़ पादप ये भोजन अपना स्वयं बना सकता है। मेपल वृक्ष ये भी बना सकता है। तो राइट आंसर है कसकुटा अमरबेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। वृद्ध आंत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। यहाँ पर पाचन तंत्र के भाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लार्ज इंटेस्टिटाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टिटाइन यानी जो बड़ी आंत होती है वो छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। तो बिल्कुल ये सही कथन है, क्योंकि जो बड़ी आंत होती है वो साइज में छोटी होती है और चौड़ाई में बड़ी होती है, बट नाम में ये बड़ी है, ठीक है। जबकि जो छोटी आंत है वो चौड़ाई में छोटी होती है, मतलब वो सक्रिय होती है, लेकिन उसकी लंबाई क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है, बट उसका नाम छोटी आंत है, तो अपोजिट है, ठीक है। चलिए, तो बड़ी आंत जो है वो बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी में छोटी होती है, ये राइट है। सेकेंड ऑप्शन की बड़ी आंत में पचित भोजन का अवशोषण होता है, जी नहीं, बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है, जबकि पचित भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बड़ी आंत में भोजन का परिपाचन होता है, नहीं होता है। बड़ी आंत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। चलिए, ये जो बड़ी आंत में अंगुली के समान संरचना है ये बड़ी आंत में नहीं होती, ये छोटी आंत में होती है। अंगुली समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं या दीर्घ रोम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे राइट स्टेटमेंट पूछा है, सही कथन पूछा है, तो सही कथन है कि बड़ी आंत जो है वो छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। तो इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल से पाचन तंत्र वाला टॉपिक जरूर रेडी कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस वहीं से उठाया गया है और वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से पाचन तंत्र को कंप्लीट करवाया है। और अगर आप उसको वहाँ से देखते हैं तो आपका वो टॉपिक रेडी होता है, और आई होप कि वहाँ पे अगर एग्जाम में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से डीपली उसको पढ़ाया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे हमें गलत स्टेटमेंट पहचानना है, ठीक है। तो रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ये बिल्कुल राइट है कि रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर ही कहते हैं। प्यूपा या कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बनाता है, तो ये गलत हो गया कि प्यूपा या कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बनाता है, ठीक है। रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन है, बिल्कुल जो रेशम फाइबर है वो प्रोटीन है और कैटरपिलर द्वारा ही है ना, कैटरपिलर द्वारा ही रिलीज होता है। चलिए, ये राइट हो गया। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। तो हमसे पूछा क्या था जो सही नहीं है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वही गलत है कि प्यूपा या कोशित विकसित होकर ही कैटरपिलर बन जाता है, ये गलत है, ठीक है। तो चलिए कि ये आज हमने सी टेट से रिलेटेड हमारे सेकंड क्वेश्चन पेपर को कर लिया है। आज हमने 30 क्वेश्चन और कर लिए हैं, तो 30 पहले 30 ये 60 क्वेश्चन हो चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बीच में बताया भी था कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छा रेडी करना है और क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बने रहिए आप मेरे साथ, इसी तरह मैं आगे भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती रहूँगी और जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। और जो मैंने इससे पहले एक पेपर करवाया है जो कि मेरा लाइव पी में आया था, तो उसके अंदर मैंने देखा है कि एक
एक स्टूडेंट हैं जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट उनका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था, उन्होंने उस पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई में कोई है जो इतनी सीरियसली तैयारी कर रहा है। वो इतना स्पीडली आंसर्स दे रही थी तो मुझे तो लग गया था कि डन है, वो सीटेट क्लियर कर ही लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप भी इसी तरीके से मुझे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब आप इस तरीके से आंसर्स देते हैं तो मुझे भी रियली में लगता है कि वास्तव में कि मुझे आगे और भी कुछ अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चनरी अटेम्प्ट करवानी चाहिए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चंस लेके और इसी तरीके से आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए। थैंक यू।